Hey, what's happening guys? My name is Aditya and I'm back with another video. मैंने बुकिंग करी थी इसकी दिसंबर 11 को 2025 में, तो ऑलमोस्ट अराउंड 45 डेज़ उन्होंने डिलीवरी देने के लिए लगा दिए थे। अभी ये डिलीवरी इतना 45 डेज़ क्यों लगता है वो बताता हूँ। अगर आप ट्यूबलेस मॉडल ले रहे हो तो वो इन लोग के चेन्नई फैक्ट्री से बन के आपके डीलरशिप तक आता है। इधर आप ऑनलाइन बुक करो या डीलरशिप पे बुक करो, नो मैटर व्हाट, वो डीलरशिप पे ही असाइन होने वाला है आपका बुकिंग। तो वो बुकिंग जाती है मेन प्लांट पे, वहाँ से ट्यूबलेस बन के आते हैं, मतलब मेड टू ऑर्डर है ये। और अगर इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए, तुरंत डिलीवरी चाहिए, तो डीलरशिप में आपको ट्यूब्ड का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा, पर ट्यूबलेस ही लेना, ट्यूब में मत जाना। अगर इनकेस कहीं पे भी गाड़ी पंचर होती है तो इसकी ट्यूब निकालना बहुत बड़ा हैसल है, बहुत बड़ा टास्क है, नहीं हो पाएगा। और एक ट्यूब चेंज करने में 2-3 घंटे भी जा सकते हैं अगर पता नहीं हो कैसे निकालना है तो डिलीवरी और बुकिंग एक्सपीरियंस के बारे में मैंने डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया है, चेक कर सकते हो पूरा डिटेल वीडियो। तो इन लोग के एप्लीकेशन में, आरी के एप्लीकेशन में बुकिंग करने के बाद जो भी अपडेट्स दिखते हैं, स्टेटस दिखता है, वो एक्यूरेट फॉलो होता है। तो जैसे कि अगर बुकिंग किया तो वहाँ पे बुकिंग कन्फर्म्ड, अराइव्ड एट डीलरशिप नियर यू, डिस्पैच्ड, ऐसा सब दिखता है ना, तो वो एक्यूरेट होता है। इतना ही अगर तुम्हारे ऐप में दिख गया तो तुरंत जैसे जैसे स्टेटस चेंज होता है ना, तुरंत अपनी डीलरशिप पे कॉल करके उनसे अपडेट लिया करो। बुकिंग अमाउंट मुझसे 20,000 रुपये ली गई थी, ठीक है। और इंश्योरेंस मैंने लिया था बाहर से, शोरूम के साइड से नहीं लिया था। शोरूम ने मुझे इंश्योरेंस कोट किया था 30,000 का, मैंने बाहर से लिया है अराउंड 18,900 500 ऐसा कुछ, तो डिस्काउंट लगा के। इंश्योरेंस का नाम मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे, तो इंश्योरेंस मैंने लिया है एको का, तो मुझे सस्ते में गिरा। उधर मेरे 12,000 रुपये बच गए जो मैंने इन्वेस्ट किए चॉइस नंबर प्लेट में। चॉइस नंबर प्लेट मुझे पड़ी है 7,000 की। डिलीवरी लेने के बाद कुछ 3-4 दिन के बाद ही मेरा 500 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ। जो दिन डिलीवरी मिली, जो दिन नंबर आया मेरे गाड़ी का, वही नाइट को मैं इसे लेके गया था मरीन ड्राइव। वहाँ पे जाने आने का टोटल मिला के कुछ 180-190 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ। वीकेंड राइड पे त्र्यंबकेश्वर लेके गया था, वहाँ पे 300 अराउंड किलोमीटर्स कंप्लीट हुए। सर्विस सेंटर लेते जाते जाते 502-503 तक पहुँच गई थी। तो 500 किलोमीटर्स पे इसका फर्स्ट सर्विस ड्यू होता है। सर्विस सेंटर से मैंने पूछा कि अगर 500 क्रॉस हो गया है तो कुछ वारंटी वॉइड वगैरह होगी क्या, तो वैसा कुछ सीन नहीं है। उन्होंने बताया कि 100-150 किलोमीटर बफर में ही होते हैं और इससे कुछ वारंटी को इम्पैक्ट नहीं आता। फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद, फर्स्ट सर्विस में जो भी हुआ यहाँ पे लिस्ट करवा रहा हूँ। ऑयल फ़िल्टर चेंज, बाद में ऑयल चेंज, ये सारी चीज़ें करवा दी थी उन्होंने। 1,780 रुपीज़ बिल बना था फर्स्ट सर्विस का, अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी मैंने ट्राई किए। हैंडल बार चेंज किया था, प्रोटेपर का हैंडल बार लगाया था जो मुझे सूट नहीं किया, मैंने हटवा दिया। कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए हैं जो अलग से मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं यहाँ ये वाले वीडियो में। उसके अलावा मॉडिफिकेशन का पार्ट 2 वीडियो भी डालूँगा जिसमें और कुछ चीज़ें ऐड करी है मैंने गाड़ी में, वो भी दिखाऊँगा। अभी फर्स्ट सर्विस के बाद में मैंने बहुत गाड़ी चलाई, बहुत घूमा हूँ। सेकेंड सर्विस इसकी ड्यू होती है 5,000 किलोमीटर्स पे। 5,000 किलोमीटर्स की सर्विस पे, सेकेंड सर्विस पे ये लोग बाइक का रूटीन चेकअप करते हैं। ऑयल चेंज वगैरह कुछ नहीं होता। चेन क्लीनिंग करी है लोग ने, मेरे बाइक में बाकी कुछ इशू था नहीं इसके लिए। अभी कैसा है कि 5,000 किलोमीटर्स होने के पहले ही मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में डाल दी थी। उसका रीज़न ये था कि मेरा रियर ब्रेक काम नहीं कर रहा था बाइक का। रियर ब्रेक दबाते ही कुछ अलग सा क्रैंकी साउंड आ रहा था, तो और ब्रेक फेलियर समझ में आ रहा था। सर्विस सेंटर में इनिशियली देने के बाद उन्होंने मुझे बहुत फ़नी चीज़ बताई। उनको मैंने बताया रियर ब्रेक लग नहीं रहा है, तो मुझे सर्विस सेंटर का एडवाइज़र बोलता है कि सर ये ABS ब्रेकिंग है, आपको दोनों ब्रेक साथ में दबाने होते हैं तभी ABS अप्लाई होगा, आप ठीक से ब्रेक नहीं लगा रहे हो। मैंने बोला अरे भाई मेरे को ब्रेकिंग मत सिखा, मैं इसके पहले ABS की गाड़ी चलाया नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ब्रेक फेल है तो है। तभी उन्होंने सर्विस उनका सर्विस एडवाइज़र दूसरा कोई था, उससे चेक करवाया, उसको चलाने को बोला बाइक, तभी उसने कंफर्म किया हाँ ब्रेक फेल है पीछे का, तो उन लोग ने गाड़ी सबमिट करा के ली।
उसके साथ साथ मैंने उन्हें राइट साइड पुलिंग का इशू भी बताया था। ठीक है, अभी राइट साइड पुलिंग का क्या है, ये देखो अभी मैं हाथ छोड़ के चला पा रहा हूँ, पर ये 100% सॉल्व नहीं है इशू। राइट साइड बाइक झुकती है अभी भी। ठीक है, तो अभी पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो ये 2 इशू मैंने गाड़ी के साथ सबमिट किए थे। जब भी एक दिन के बाद गाड़ी पिकअप करने गया तो उन्होंने बताया कि राइट साइड पुलिंग इशू हटा दिया है, उसके अलावा ये लोग ने ब्रेक भी ठीक कर दिया है। गाड़ी लेके निकल गया चलाने को, तो पता चला कि ब्रेक वापस फेल है, ब्रेक नहीं लग रहा है। वापस मैंने कंप्लेंट की, उन्होंने बताया कि अभी मैकेनिक आज नहीं है, तभी शायद से कुछ फेस्टिवल था तो वो नहीं था अवेलेबल शायद से। उन्होंने बताया कि आप लेके जाओ गाड़ी, हम लोग है ना जब भी वो आएगा तभी हम लोग आपकी गाड़ी पिकअप करवा देंगे, ड्रॉप भी करवा देंगे। तो ये एक सर्विस रॉयल एनफील्ड ऑफ़र करता है कस्टमर्स को। अगर आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना है तो ऐप के थ्रू भी अगर सर्विस बुक करनी है तो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये उन्होंने किया, इशू सॉल्व करके दिया। ऑयल पंप ब्रेक फ्लूइड पंप नहीं हो रहा था, इसके वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने फिक्स कर दिया। और राइट साइड पुलिंग इशू आपको दिखाता हूँ। उन्होंने बताया कि सर्टन स्पीड पे जाके ही पता चलता है वो, तो अभी मैं थोड़ा सा टेढ़ा हूँ हल्का, पर बहुत ज़्यादा सॉल्व हुआ है। ये राइट साइड पुलिंग इशू 100% सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ट्राइब मीटअप में जब भी मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे रॉयल इनफील्ड के टेक्नीशियंस थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये इशू है। और हमको पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि इंजन जो है चेसिस पे 3 पॉइंट पे अटैच्ड है, 3 पॉइंट पे अटैच्ड है ट्रायंगुलर शेप में। तो वो एक साइड पे लीन होता है, ऐसा कुछ तो होता है। तो ये सॉल्व करने के लिए वो लोग बोल्ट्स लूज़ करते हैं, टाइटन करते हैं, कुछ करते हैं। वो टेक्निकलिटी उन्होंने पता ही थी। अगर वो क्लिप मिलती है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो ऐसा सब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। इसके जस्टिफिकेशन में उन्होंने और एक चीज़ बताई कि ये हाथ छोड़ के बाइक चलावी मत। एग्रीड, नहीं चलाना है हाथ छोड़ के बाइक, पर कैसा है कि अगर राइट साइड पुल हो रहा है बाइक, तो मतलब राइट साइड के हैंड पे लॉन्ग टर्म में प्रेशर तो गिर ही रहा है। और अगर लॉन्ग स्ट्रेच वाले हाईवेज हैं तो थोड़ा हाथ अगर फ्री करना है, बाइक को छोड़ देना है उसके हाल पे कुछ 1 आध मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, तो पॉसिबल नहीं है हिमालयन में करना। ठीक है। फिर ये राइट साइड पुलिंग वाला एक ड्रॉबैक तो है, पर अगर इसका फिक्स अगर ये निकाल देते हैं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। राइट साइड पुलिंग के अलावा टैपेट नॉइस, ऐसा वैसा जो इश्यूज़ है मेरे साथ तो नहीं आए। चेसिस ब्रेक होना, मुझे नहीं लगता इसकी चेसी ब्रेक होगी। मैंने तो लेग गार्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया, देख लो। लेग गार्ड ना लगाने का रीज़न इतना ही है कि बाइक, सब लोग बोल रहे थे जब भी मैं रिव्यूज़ वगैरह देख रहा था, टॉप हेवी है, टॉप हेवी है, टॉप हेवी है। तो मैंने सोचा कि पहले एक्सपीरियंस करेंगे, बाइक पे एडजस्ट होंगे। अगर ये बाइक ले लूँ, टॉप हेवी बाइक है, उसके साथ में मैं अगर लेग गार्ड्स वगैरह भी लगा दूँ, इंजन गार्ड वगैरह, तो चलाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके लिए मैंने वो कुछ लगाया नहीं। और एज सच अभी तक मैंने 5200 किलोमीटर कर दिया। बाइक को कभी ज़रूरत नहीं लगी मुझे कि लेग गार्ड चाहिए, इंजन गार्ड चाहिए। ओके, एक बार ये बाइक राइट साइड पे गिर चुकी है ऑफिस पार्किंग में मेरे। 1-2 स्क्रैचेस भी आए हैं इस पर ये जो गार्ड है इसने बचा लिया। और ये बेंड भी नहीं हुआ, बहुत स्टडी है, बेंड नहीं हुआ। बाइक को कुछ नहीं हुआ, ना ब्रेक लीवर टूटा, ना कुछ बेंड हुआ, ना ये टंकी बेंड हुई, डेंट आया, कुछ नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी मक्खन, बहुत भारी। तो बिल्ड क्वालिटी, पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक बार त्रंबक जाने के टाइम पे मैंने बाइक के ऊपर टैंक बैग लगाया था। टैंक बैग जब भी निकालने गया तो उसके अंदर पत्थर फंसा हुआ था, जिसने एक बड़ा स्क्रैच खींच दिया था बाइक पे, मतलब टैंक पे। तो डिटेलिंग शॉप पे मैं गया और बफिंग करवा के लिया, पॉलिशिंग करवा के लिया, थोड़ी सी डिटेलिंग करवा के लिए, और वो स्क्रैचेस हट गए पूरे। मतलब पेंट का डेप्थ अच्छा है, थिकनेस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। सेकेंड सर्विस का कॉस्टिंग कुछ अराउंड 500 रुपीज़ ही आया था मुझे, क्योंकि उन्होंने कुछ मेजर ऑयल चेंज वगैरह ये सब नहीं किया था, तो 500 रुपये में काम निपट गया था। अफोर्डेबिलिटी और ओनरशिप कॉस्ट सोच सकते हो ये बाइक का कितना आ रहा है। बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट इतनी लो कॉस्ट पे है। हिमालयन के लिए स्पेसिफिक ट्रेंड मैकेनिक्स होते हैं उनके सर्विस सेंटर में, वही लोग काम करते हैं हिमालयंस पे। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ये लोग अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करेंगे, पर आपकी गाड़ी अंदर नहीं लेंगे, या फिर बोलेंगे रख के जाओ।
अब ये नेविगेशन मैंने लगाया है, मैंने रोज़ नहीं लगाता, ये वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लगाया है। अभी ये मैप्स जो दिख रहे हैं फ़ोन से कास्ट होके दिख रहे हैं, ठीक है। ये डेडिकेटेडली इस पर कोई एंड्रॉयड वगैरह इंस्टॉल नहीं है, कौन सा ओएस चल रहा है पता नहीं, कौन सा सॉफ्टवेयर है। रॉयल एनफील्ड के एप्लीकेशन से ये कास्ट करता है मैप को टिपर डैश पे। 40-45 पे बैटरी थी जब भी घर से निकला था, अभी 33% पे बैटरी। और अभी देखो ये फ़ोन लॉक किया मैंने, मैप्स हट गए, अभी ये खोला, अभी ये चालू हो गया वापस से। डोंट वरी, मैं साइड में ही चला रहा हूँ बाइक। बोलोगे हाईवे पे ये सब कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। ये हो गई टिपर डैश की बात। अभी इसमें म्यूज़िक नेविगेशन भी है, तो म्यूज़िक वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, बाद में पॉज कर सकते हो, जो आपके इंटरकॉम में म्यूज़िक चल रहा है उसे। बाद में नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, वो सब भी जा सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं, वो उतने यूज़फुल नहीं लगते क्योंकि इंटरकॉम में उसका डेडिकेटेड बटन होता है, हाथ उठाओ और वो कर लो, क्योंकि नहीं तो ये जो जॉयस्टिक से बहुत डिफ़िकल्ट है वो सब करना। मैप्स लग रहे, बहुत अच्छी बात है। इनको सिर्फ वर्क क्या करना चाहिए कि ये जो बैटरी ड्रेन होती है कास्ट करने में, अभी फ़ोन की स्क्रीन ऑन है, फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो रही है, फ़ोन गर्म हो रहा है, फ़ोन ओवर हीट होगा जी। ये अभी धूप में अगर डे लाइट में चलाएंगे बाइक तो फ़ोन की बैटरी हेल्थ गिरेगी, सिर्फ ये मैप्स देखने के चक्कर में। उससे बेटर है ना ये इतना 10-15% का बैटरी ड्रॉप है, उससे अच्छा अगर मैं फ़ोन माउंट पे फ़ोन लगा के मैप चलाता तो 10-15% का बैटरी ड्रॉप नहीं आता था, हार्डली 4-5% का बैटरी ड्रॉप आता था मुझे इतने ड्यूरेशन में, जितना ड्यूरेशन तक अभी मैंने बाइक चलाई है और मैप्स ऑन रखे हैं टिपर पे। लोग बोलते हैं कि इसके मिरर्स छोटे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं, थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू कम है, इतना ही है। अगर कभी लगे कि फील्ड ऑफ व्यू कम है तो वो छोटे वाइड एंगल वाले आते हैं ना मिरर्स, वो छोटा सा लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे। उसके अलावा मैंने कोई आफ्टर मार्केट हार्ड एक्सेसरीज़ वगैरह कुछ नहीं लगाया, जैसे कि सैडल स्टे हो गया या फिर इंजन गार्ड वगैरह हो गया। उसका एक ही रीज़न है कि मुझे बाहर से कुछ भी नहीं लगवाना, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है। देखो कैसा है, रॉयल एनफील्ड बाय डिफ़ॉल्ट बाइक के साथ में आपको 3 साल की वारंटी देती है, 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर्स। ओके, तो अभी जो रेट से मैं बाइक चला रहा हूँ, ऑन एन एवरेज मेरा 1000 किलोमीटर्स का रनिंग है एवरी मंथ का, इधर मैं डेली चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। तो 1000 किलोमीटर्स के रनिंग के बेसिस पे मेरा 12,000 किलोमीटर तो ईयरली हो ही रहा है, और 36,000 किलोमीटर्स मेरा 3 साल में हो जाएगा, तो मेरी वैसे भी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। तो एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ये लोग का कैसा है, 3 साल फ्री मिलता है, 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर, जो भी पहले ख़त्म होगा वो 30,000 होने के बाद आप ऐड ऑन करवा सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो मैंने 4 साल डायरेक्टली ऐड करके लिए हैं, तो मेरी बाइक की वारंटी अभी 7 ईयर्स तक है, 3 साल फ्री वाली और 4 साल जो मैंने पेड की है। अभी 4 साल एक्सटेंड करने के लिए मैंने कुछ 7,499 ऐसा कुछ पेमेंट किया है, तो जो कि बहुत अफोर्डेबल है और वर्थ इट भी है, क्योंकि कंपनी वारंटी मिल रही है। अगर कुछ मेजर इशू आ जाता है बाइक में, इंजन, चेसिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पार्ट तो बदल के मिल जाएंगे। ट्रैवल जैसे कि ये हिमालयन 450 के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑनलाइन, ओनरशिप रिव्यूज़, ट्रैवल वीडियोस, उसमें बहुत सारे लोगों ने बाइक को 50,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर्स, 1-2 बंदों ने तो लाख किलोमीटर के ऊपर चला लिए बाइक। मैंने जब भी कंपैरिजन करा था, जब भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी मल्टीपल टाइम्स, मेरा कोई भी मन नहीं था हिमालयन लेने का, मैं तो पूरा अगेंस्ट ही था हिमालयन के। RTX बुक करके रखी थी, उसकी फालतूगिरी जो भी चल रही है, उसका लफड़ा जो भी चल रहा है वो सब आपको पता है, वो भी डिटेल में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। एडवेंचर 390 चलाने के लिए गया था मैं, बजट स्ट्रेन नहीं था, बजट इशू नहीं था, तो एडवेंचर 390 भी मैंने कंसिडर करी, चलाने के लिए गया था। सीट बहुत पतली है, बहुत, और 390cc इंजन में तुमको माइलेज इसके जितना नहीं मिलेगा। इसका माइलेज मैं दिखा देता हूँ एक बार। अभी यहाँ पे दिख रहा है 28.8, तो हिमालयन के डैशबोर्ड पे जो भी माइलेज दिखता है उसको -3 करना है, उससे आपको टैंक टू टैंक माइलेज मिलेगा। तो अभी मुझे अराउंड 25-26 का
टैंक टू टैंक माइलेज मिल रहा है। और ये मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू सिटी ट्रैफिक में चल रहा हूँ तभी मिल रहा है। और ये आज तक का लोएस्ट मुझे मिला है माइलेज, नहीं तो ऑलवेज़ मुझे 27-28 मिलता ही मिलता है सिटी में। टैंक टू टैंक मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने किया है कैलकुलेशन, तो हाईवे पे मुझे मिलता है 32-33, कभी कभी 35 तक भी जाता है। बहुत रेयर केसेस में 35 जाता है अगर लॉन्ग चलाता ही रहूँ तो। ये बेस्ट नंबर है और KTM में नहीं मिलेगा इतना माइलेज, मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। KTM हेवी ट्रैफिक में 14, 15, 16 तक माइलेज देगी, मैक्स टू मैक्स 20 देगी अगर प्यार मोहब्बत से चलाए तो। और हाईवे पे बहुत अच्छा माइलेज देती है KTM, हाईवे पे 35, 36, 40 भी दे देगी। 17 लीटर्स का टैंक है तो कोई फ्यूल की टेंशन नहीं है, पर इतना ही है, पेट्रोल भराने जाओगे, दूसरा कोई बाइक होगा 10 लीटर भरोगे, 1000 रुपये में, 1200 रुपये में, 1300 रुपये में फुल हो जाएगा। इसका भरने जाओगे 1700-1800 का फुल टैंक आता है। और लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत अच्छा गिरता है 17 लीटर्स का टैंक होना, ज़्यादा फ्यूल स्टॉप लेने नहीं पड़ते। अभी मैंने एक बार पेट्रोल भर दिया तो 350 380 किलोमीटर तक मुझे टेंशन नहीं है पेट्रोल भरने की। कभी भी फ्यूल बॉटम आउट होने नहीं देना, मुझे सर्विस सेंटर वालों ने बोला था और बहुत सारे लोगों ने भी लॉजिकली बताया है कि अगर एम्प्टी पे लग जाए कोई भी बाइक, बीट हिमालयन और कोई भी बाइक, तो तुरंत पेट्रोल भरवा लो, क्योंकि फ्यूल पंप के नीचे अगर फ्यूल की लेवल चली गई तो पंप उड़ने के बहुत चांसेस है। ये मैंने KTM में बहुत पंप उड़ाया है, 3-4 बार पंप उड़ाया, क्योंकि मैं 100-150 का पेट्रोल डाल के तभी चलाता था। कंपैरिजन इसकी मैं किसी से करना नहीं चाहता, ये हिमालयन कंपेरेबल नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए KTM का नाम लिया। बाकी अगर कंसीडर कर रहे हो लेने के लिए, मल्टीपल टाइम्स इसका टेस्ट ड्राइव लो। शोरूम वाले कैसे भी देखे तुम्हें, मुझे भी देखा करते थे, ये बार बार क्यों आ जाता है, बुकिंग तो करता नहीं, पर जाओ, वो लोग मना नहीं कर सकते टेस्ट ड्राइव देने के लिए। मल्टीपल टाइम टेस्ट ड्राइव लो। अगर एक शोरूम डिनाई करता है तो दूसरे शोरूम में जाके लो, दूसरे सिटी में जाके लो, या फिर एक दिन के लिए ये बाइक रेंट पे लो, चलाओ, फिर तुम्हारा माइंड बताओ क्या बोलता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं ये बाइक नहीं लेने वाला था, मैं रिपीट करता हूँ, मेरे थॉट में थी भी नहीं ये बाइक, ना कोई कंसिड्रेशन में थी। जस्ट एक बार मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया कि एक बार एक थॉट देके देखते हैं, एक बार एक ट्राई देके देखते हैं कि लोग इतना बात करते हैं हिमालयन क्या है करके। ठीक है, इसके सस्पेंशन वगैरह तो वो सब रिव्यूअर्स ने जो बताया वो सब ट्रू है। वो जो बोलते हैं इसके सस्पेंशन ऐसे है, वैसे है, ये है, वो सब ट्रू है। बाकी जो रिव्यूअर्स वगैरह नहीं बताते, यूट्यूबर्स नहीं बताते, वो सब सारी चीज़ें मैंने बताई अभी। हेडलाइट इसकी बहुत बकवास है। ठीक है, तो मैंने HUG के मिनी ड्राइव्स लगवाए हैं, जिससे कि जिसे मैं सिटी में भी यूज़ कर सकता हूँ और हाईवेज पे भी यूज़ कर सकता हूँ। डिपर मार के सिटी में चल जाता है, अपर मार के हाईवे पे चल जाता है। हेडलाइट्स गुड फॉर नथिंग है, तो तुमको एडिशनल एक्सपेंस पकड़ के ही चलना है 3-4 हज़ार का लगवाने का। और अगर बड़े लगवाओगे तो तुम्हारी इच्छा, वो नो कमेंट्स मेरे उसमें। रॉयल एनफील्ड करता क्या है पता है क्या? सबसे बहुत बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ कम्युनिटी बिल्डिंग करता है। इनके इतने कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं। मैं गए 5 महीने में 2 हिमालयन के मेजर बड़े इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ। एक हिमालयन स्पिरिट 2026 और दूसरा हिमालयन ट्राइब मीटअप 2026। और दोनों इवेंट्स इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड, इतने लोगों को मैनेज करना, इतने राइडर्स को इनवाइट करके उनको कैटर करना, सब बहुत अच्छे से मैनेज किया है। जो कि मैंने यहाँ पे ये वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। उसके कुछ ग्लिम्स में दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है ये सब इवेंट्स में। एक स्पेक्ट्रम था बाइकिंग का, जो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था मैं, कोई अदर एक स्पेक्ट्रम में चल रहा था। अभी मुझे राइडिंग बडीज़ मिल गए हैं। मैं खुद हिमालयन ओनर्स ऑफ इंडिया का एडमिन हूँ, मैं खुद चलाता हूँ वो ग्रुप। और मैं 2 और हिमालयन राइडिंग ग्रुप्स का मेंबर हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो यही था मेरा ओनरशिप रिव्यू। बाइक लगा रहा हूँ अभी। चलो बाय।